अमेरिका का सदर बता रहा है कि इसराइल की भी आखिरी दिनों में खूब ठुकाई हुई है। 12 दिन की इस जंग का इख्तिताम तो हो गया, लेकिन ठुके हुए मुल्क की तरफ से एक ख़तरा भी मौजूद है, और वो ख़तरा ईरान की हद तक तो आपको नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बात हो रही है। और ख़तरा सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग के नताइज के हवाले से नहीं है, ये ख़तरा एक पुरानी शक्ल के ख़तरे की नई जहत के साथ नज़र आता है, यानी इसराइल और हिंदुस्तान का इकट्ठ। इसराइल को ईरान ने ठोका है, अमेरिका के सदर ने ज़मानत दी है कि ये सीज़ फायर होल्ड करेगा। हिंदुस्तान को हमारी तरफ से ठुकाई मिली है, हिंदुस्तान इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहा है। तो ये दोनों ठुकी हुई रियासतें फौरी तौर पर गठजोड़ क्यों करेंगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़? हम अपनी रिपोर्टर सुमेरा खान से बात का आगाज़ करेंगे। उन्हें आज एक रिपोर्ट फ़ाइल की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ जो पुराना है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। क्या वाक़तन पाकिस्तान को इस ख़तरे का सामना है, या ये वो अमूमी ख़तरा है जिसके बारे में हम अपने आप को बार बार याद दहानी करवाते रहते हैं? इसके ऊपर हम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ के रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर खान साहब से भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, अभी दौरा करके आए हैं उस वफ़द के साथ जिसने दुनिया भर के कैपिटल में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। इनसे पूछेंगे कि क्या इस किस्म के इम्कान की बात दुनिया भर के कैपिटल्स में कहीं पर हो रही है, नहीं। और फिर हम ये भी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के एक और हिस्से में पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहब ऐसे पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं कि उनके पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं उनकी तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि साउथ एशिया के अंदर जो न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा है वो बढ़ गया है। ये वो क्यों कह रहे हैं जब दुनिया भर के अंदर एक मुल्क का सदर, अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि हमने ज़मानत दी है कि ये सीज़ फायर भी होल्ड करेगा, वो सीज़ फायर भी होल्ड करेगा। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जंग बंद होने का कारोबार पर क्या असर पड़ा है। पाकिस्तान के मार्केट्स में बड़ी तेज़ी है, और पाकिस्तान के अंदर जो खर्च करने वाले लोग हैं, यानी आप लोग और हम लोग, इनका एतमाद मार्केट्स के अंदर बहुत बढ़ गया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है मार्केट की तरह। तो सुमेरा से बात का आगाज़ करते हैं। सुमेरा, बहुत शुक्रिया। हमने आपकी रिपोर्ट देखी और उसके अंदर आपने तफसील से बताया कि हिंदुस्तान और इसराइल का जो गठजोड़ है वो हो रहा है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये अमूमी बात होती रहती है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस देख रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट इंक्लूडेड। इसकी क्या वजह है? कि आपके पास कोई ऐसी खबर है, कोई शुनीद है जिसकी बुनियाद पर यह बात की जा रही है, या कोई थ्रेट असेसमेंट है, क्या है? बहुत शुक्रिया तले साहब। ये थ्रेट असेसमेंट जो है ये डे इन डे आउट हम लोगों के साथ साथ चल रही है। वी आर फॉलोइंग इट। ऑल्दो के ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और मार्का हक के बाद से, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया प्रोग्राम के, कि एक बहुत बड़ा दुनिया में अपसेट हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने से कई बड़ा दुश्मन जो है उसको नाखून चबवाए हैं। और अभी सिर्फ हम नहीं, दुनिया में इस वक्त तमाम तर डिफेंस एनालिस्ट इस सारी कामयाबी पर पाकिस्तान की इसको थ्रेटिकली इसको खुद भी एक जायजा ले रहे हैं। इसके ऊपर पेपर्स लिखे जा रहे हैं कि हाउ इट वाज पॉसिबल। मगर दूसरी जाने भारत जो है उसका एक अंदाज समझ नहीं आ रहा कि वो इजराइल जिससे उसने अपनी डिफेंस डीलिंग का आगाज स्पाइस बॉम्ब्स के जरिए किया था, बाय द वे वो भी 2019 में भी उन्होंने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी, वहां भी नाकामी हुई थी। तो फ्रॉम स्पाइस बॉम्ब्स, हेरन्स एंड देन नाउ बारक 8 को खरीदने की 2018 में सबसे बड़ी वजूहात उनकी ये थी कि दिस एयर डिफेंस सिस्टम इज वेरी फेमस फॉर 360 degrees protection from any sort of UAE, from any sort of jet aircraft and missiles, and you can just count it जिस तरह के भी उनके पास ये तमाम हथियार तो उनके पास मौजूद थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जब बार बार बात हो रही है कि हिंदुस्तान और इसराइल का गठजोड़ है, तो इस वक्त नया क्या हुआ है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? इस वक्त नया ये होने जा रहा है कि इस वक्त भारत की दरख्वास्त इसराइल से ये है कि क्योंकि आपने एक बहुत कामयाब अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो हमें वो तमाम तर नाइट विजन जितनी भी आपके पास, जिसको बर्तरी के इक्विपमेंट कहा जाता है डिफेंस रेलम के अंदर, वो चाहिए हमें आपसे। आपके अपग्रेडेड सैटेलाइट सिस्टम्स चाहिए, हमें आपका बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम चाहिए जो कि भारत में आकर उसको डेवलप करे और हम उसको इंडिजिनसली डेवलप्ड एक एयर डिफेंस सिस्टम का भी नाम दे
सकें, क्योंकि S-400 की तबाही के बाद, राफेल की तबाही के बाद और अमरीकी जो उनके पास जितना भी इक्विपमेंट है उसकी तबाही के बाद अब भारत चाहता है कि एक बायलेटरल कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत और इजराइल शराकतदार हों और उसके अंदर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। तो आपके दिफाई ज़राए हैं उनका मानना ये है कि ये तैयारी है किसी बड़े एडवेंचर की जिसके अंदर इसराइल शिरकत करेगा। ईरान में जो उसने तजर्बा हासिल किया, चाहे वो बुरा है या अच्छा, नाकाम है या कामयाब, उसके तजर्बात को दिल्ली के साथ शेयर करेगा और पाकिस्तान के ऊपर लागू करेगा। ये ट्रायंगल है। पाकिस्तान एग्जैक्टली पाकिस्तान उनका सबसे बड़ी उनकी इस वक्त जद्दोजहद यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि एक उनको जोग्राफिकली हम पर एज हासिल है कि पाकिस्तान ईरान और इजराइल की तरह फार अपार्ट नहीं है, वी आर साइड बाई साइड। तो वो जो भी वहां से एक पैटर्न लेता है वो उसको आसानी से पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट करने की अहलियत चाहता है इजराइल से। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि भारत ने अपने अंडरग्राउंड जितने भी स्टैब्लिश्ड कॉरिडोर्स हैं उनके जरिए इजराइल से मुसाद की आला तरीन, जिसमें शी बेट भी उनको कहा जाता है, अलमान जो इस सब की जिसको एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है मुसाद की, उनसे दरख्वास्त की है कि हमें इंटेलिजेंस के अंदर भी वो तमाम तर ऑल्टरनेट सैटेलाइट्स मुहैया किए जाएं ताकि अगर हमारे जहाज माजी की तरह दोबारा से जैम लॉक होते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट सैटेलाइट्स डिवेलप्ड बाय इजराइलीज एंड इंडिजिनसली इंडियंस के वो हमारे पास मौजूद हो। और जो इनका हैल तेजस एक बहुत अरसे से नाकामी का शिकार है, बल्कि तेजस बार बार भारत में गिरते भी हैं। लास्ट उनका जैसलमेर में गिरा था हमारी बॉर्डर लाइन के ऊपर। उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में भी हमारी मदद। फ्रैंकली अगर आप एम्पिरिकली देखें, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपनी रिपोर्ट का पस मंजर बताया। अगर आप एम्पिरिकली देखें तो इस वक्त इसराइल से भारत को मशवरा नहीं करना चाहिए। ये जानते हुए कि अमेरिका का सदर क्या आपको बता रहा है, जो मैंने ओपनिंग में बताया है कि इसराइल की खूब ठुकाई है और इसराइल के ऊपर ठुकाई बावजूद इसके हुई कि ईरान का जहाज तो उड़ा ही नहीं। बट एनीवे, स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, यू स्टे विद अस। खुर्रम साहब, आपने सुना सुमेरा की रिपोर्ट, आप इस थ्रेट असेसमेंट से आप इत्तफाक करते हैं कि वाकईतन अमूमी कोऑपरेशन के अलावा कोई खसूसी पाकिस्तान स्पेसिफिक भी गठजोड़ का इम्कान है? जी, मेरे ख्याल में एक तो हिंदुस्तान जो है, एक वो पुरानी देवमालाई कहानी है कि एक अंधे साइक्लॉप्स एक देव था जिसको अंधा कर दिया था उसके दुश्मन ने। तो वो अंधा जो है ना, वो कोशिश करेगा किसी तरह वो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाए। और यहूद हनूद की साजिशी थियरी बड़ी देर से चल रही है, लेकिन इसमें जो हकायक अब ऐड हुए हैं। नंबर वन ये है कि हिंदुस्तान ने इसराइली ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया। इसका मतलब वो सीरियसली टेक्नोलॉजी उनके साथ बाय करते हैं। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने इंडिया की सपोर्ट की, और इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल की ईरान के खिलाफ सपोर्ट की। ठीक, लिहाजा अब ये कुछ इसके अंदर हकायक आना शुरू होंगे। लेकिन असल इसकी जो बुनियाद है वो 1981 में इसराइल के इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करना है। और इसकी जो अगर इसका कोई हदफ है वो पाकिस्तान के एटमी तनसीबात हैं। और अमेरिका ने पिछले हफ्ते में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करके हिंदुस्तान को ज़रूर एक शादी है, एम्बोल्डन किया है। आपने एक मिसाल बना दी ना जी, मिसाल बना दी कि ये हो सकता है, यू कैन गेट अवे विद इट। ठीक, तो लिहाजा यहाँ फिर हमें ज़रूर इस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये जो थ्रेट है ये अब 44 साल से है, ये नई थ्रेट नहीं है। जिस दिन से उन्होंने इराक के रिएक्टर को तबाह किया था जून 1981 में, तब से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट है। और 2 दफ़ा इन 44 सालों में एक सीरियस आया हमें कि ये हमारे ऊपर हमला होने लगा, लेकिन हमने उसको रोक दिया, किसी भी वजह से वो नहीं हो सका। तो लिहाजा हमें उसके लिए तैयार रहना है। और ये ज़रूर है कि वो इसराइल जो अपना दिफा नहीं कर सका, अगर हिंदुस्तान भी उससे अपने दिफा के लिए कुछ बात मांग रहा है तो वो कोई इतनी हमें मंतकी बात नज़र नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान और इसराइल का गठजोड़ असल में तो हिंदुस्तान और अमेरिका का गठजोड़ है। ठीक, और वो रहेगा। और टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, उसको इस्तेमाल करेंगे। उनको जो हजीमत उठानी पड़ी है दुनिया के सामने, 10 अरब डॉलर के राफेल खरीद के भी, SU-400 खरीद के भी, वो उस हजीमत को रिकवर करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक और राउंड वो करना चाहते हैं जिसमें इसराइल उनकी मदद का तलबगार होगा। आपने अमेरिका का जिक्र किया कि अमेरिका असल में गठजोड़ वो है, लेकिन आप अमेरिका भी गए तो वहाँ से आपको
क्या गठजोड़ वाला पैगाम मिला है? आपको लगा है कि वो पाकिस्तान को जरा साइड पे रखते हैं, बावजूद इसके गठजोड़ वाला पैगाम था, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन नजर आई? क्या वहां एक दिलचस्प और पेचीदा सूरत हाल है और हमारे लिए खुश आइंद है, और वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक मुस्तकिल चाराजोई थी कि जी दहशतगर्दी और अफगानिस्तान और तालिबान, वो अब माजी का हिस्सा धुंधला गई है, पीछे चली गई है। तो लिहाजा कैपिटल हिल के ऊपर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स, किसी ने भी हमसे वो बात नहीं की, किसी ने हमारे पर वो एक्यूजेशन नहीं की कि जी आपने 2011 में उसामा बिन लादेन, हमें जो सबसे आई थिंक जो उनका जो हमारा टॉकिंग पॉइंट था, सबसे बड़ा अटैक ही हुआ था कि उसामा बिन लादेन आपके मुल्क से नहीं। तो आप तैयारी करके गए थे? उसकी तैयारी करके गए हुए थे, लेकिन वो हम पर नहीं हुआ सवाल, और हमारे लिए एक बड़ा खुशगवार तजुर्बा था। तो लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में एक तो पाकिस्तान के बारे में जो एक ऑटोमेटिक, या अंग्रेजी में कहते हैं नी जर्क ऑपोजिशन थी, वो अब नहीं है। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान से वो कुछ नाला है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि 25 साल से हम, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं, लेकिन हम दूध पिला रहे हैं एक जानवर को खड़ा करने के लिए चीन के खिलाफ, लेकिन वो चीन के खिलाफ किसी भी तरह मिलिटरली खड़ा नहीं हुआ। वो तो क्वाड का हिस्सा है, वो क्वाड का हिस्सा है, लेकिन जब भी चीन के साथ उनकी मुखासमत हुई है, हिंदुस्तान नीचे बैठ गया और उसने मफामत। ये अमेरिका के हाँ, उन्होंने 2020 के बाद भी जो हुआ, क्योंकि उसके 2020 में जो उनकी वहाँ लद्दाख में क्लैश हुआ था, उसके बाद उन्होंने पिछले साल 2024 में उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हम। ये काफ़ी वैसे अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में आपको याद होगा वो पाकिस्तान के बारे में ये कहा करता था कि हमने इनको कितने पैसे दिए। यस। तो देखो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमने तो पैसे ज़ाया किए, आप इनकी एड बंद कर, फिर सैंक्शंस लगी। तो अब आप कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से नाला है कि तमाम तर मदद के बावजूद उन्होंने वो स्ट्रेटेजिक मैनूवर नहीं किया। क्या पाकिस्तानी ज़बान में उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान जनूबी एशिया में उनका SHO होगा, ठीक, जो उनके मफादात को खड़ा होगा उनके लिए, वो नहीं हो सका। ठीक है, वो स्पाई भी साबित नहीं हुआ। तो लिहाजा वहाँ एक कुछ रिजेंटमेंट है, और इसलिए आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अपनी प्राउस शो किया है काइनेटिक फ्रंट पे, उसकी वजह से उसकी भी एक वहाँ रिकग्निशन हुई है कि भाई ये तो कमाल हो गया, पाकिस्तान खड़ा हो गया। लेकिन जो इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता साजिशी थ्योरी से निकलकर हकीकत की तरफ, उसको तो हमने मैनिफेस्टेशन देखी है, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। अमेरिका के में हमारे पास इस वक्त एक तस्वीराती लम्हा है, एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट है अगले चंद महीनों में, अगर हम व्हाइट हाउस तक पहुंचकर उसको इस्तेमाल कर लें। व्हाइट हाउस वही व्हाइट हाउस है जिसके अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ने बैठ के फैसला किया कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मैंने ऑब्लिटरेट करना है। वो कितनी हुई नहीं हुई एक अलग बहस है। अभी आपने जिक्र किया कि असल गठजोड़ जो है वो ये है, ये वही व्हाइट हाउस है। जब तक हमने जवाब नहीं दिया था, ये हमें कह रहा था जी कि हमारा तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है। अदम दिलचस्पी से मुराद ये है कि जब कोई जारहियत कर रहा हो तो अदम दिलचस्पी दिखाएं, जिस तरह गाज़ा के अंदर हो रहा है। वो जो जारहियत करने वाला है उसके फ़ायदे में जाती है। वो गुजरांवाला में कहते हैं पै जाओ। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि अब हम उसी व्हाइट हाउस से तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो हिंदुस्तान का हाथ रोकेगा या इस गठजोड़ के खिलाफ होगा या इसका हिस्सा बनेगा। वो आपके असेसमेंट हमारी उससे तवक्को किस चीज़ से पैदा हुई? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ट्वीट में कहा मीडिएशन, जो कि हिंदुस्तान के लिए ज़हर कातिल है। दूसरे ट्वीट में कहा कश्मीर। मार्को रूबियो ने थर्ड ट्वीट में कहा कि हम हर इशूज़ के ऊपर न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत कराएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद गालिबन कुछ 8 दफ़ा कश्मीर का और पाकिस्तान का, लेटेस्ट काउंट जो है वो 17 है जी, 17 दफ़ा कहते 17 मरतबा। तो लिहाजा पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि बजाय ये कि हम, और ये एक स्टेट क्राफ्ट है, इसमें कोई असूल कम की बात कम है, कि बजाय ये कि हम ईरान की तरफ पॉइंट आउट करें, हम ये कहें, हमारा जो चैलेंज है सफारती हुई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने ये अब 17 दफ़ा बात की है, अपनी बात पर अमल करें। उससे बात करवाने के लिए ये हमारा चैलेंज है। मुख्तलिफ हवाले, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें उन तक पहुँचना है, ताकि हम, आई थिंक सबसे बड़ा मकसद ये गठजोड़ तो इसका रोकना शायद एक मुश्किल मरहला है, लेकिन हिंदुस्तान को इंडस वाटर्स ट्रीटी में दोबारा मेज़ पर लाना, ये पाकिस्तान की। मैं तो अजीत डोवाल की स्टेटमेंट देख रहा हूँ जो
एससीओ के इजलास से खिताब किया, उसमें उन्होंने उन्हें जिक्र किया बाकायदा। वो तो फोकस ही रखे हुए है लश्कर तैयबा के ऊपर, जैश मोहम्मद के ऊपर। वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से जो दहशतगर्द तंजीमें नामजद करदा हैं, बॉर्डर पार एक्टिविटीज़ बहुत ख़तरनाक हैं और उनके जो चलाने वाले हैं उनको आपने कटहरे में लाके खड़ा करना। तो उन्होंने नैरेटिव ये छोड़ा नहीं है, वो नहीं छोड़ेंगे। इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी की तरफ तो वो नहीं आ रहे। वो तो हिंदुस्तान जो है, और जिसकी वजह से उनको इस दफा पजीराई नहीं मिली, उनका भी एक सफारती मिशन किया हुआ था, क्योंकि वो एक टाइम वॉप में बंद हो गए। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर ये सारा मुकदमा जो है, अगर आप वैसे उसको नजर से देखें, वो 18 से 22 तक फाटफ में चल चुका है। ठीक, हमने जो भी उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस देनी थी, कानून तब्दील करने थे, इंस्पेक्शंस करानी थी, हमने वो करवाई और हम ग्रे लिस्ट से निकल गए। 2022 में उससे निकलकर वाइट हो गए। अब असूल है कि एक मुल्क या शख्स को एक ही जुर्म पर बार बार आप अदालत में नहीं भेज सकते या इल्जाम। हाँ, तो इसीलिए हिंदुस्तान को फाटफ में पसपाई भी हुई इस दफा जो उन्होंने ट्राई की। और ये केस पुराना है, ये हमने उनको कहा, और ये हमारे भी टॉकिंग पॉइंट्स का हिस्सा तो नहीं था, ये हमारे डेलीगेशन का एक एग्रीड पॉइंट था कि हिंदुस्तान माजी में ट्रैप है और माजी की जंगें लड़ना चाहता है। पाकिस्तान आने वाले जो अमन है उसकी बुनियाद रखना। हिंदुस्तान और इसराइल की गठजोड़ का हम एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो मुकदमा बनाते हैं नाम नेहाद, उसके जो मीडिया के प्रोपेगेंडा के जो पॉइंट्स हैं वो एक ही जैसे हैं, और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक कहते हैं कि रियासत वाली दहशत गर्दी, हिंदुस्तान हमारी तरफ फिंगर पॉइंटिंग करता है और इसराइल जो है जो रेवोल्यूशनरी रजीम है उसकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग करता है। दूसरा वो कहते हैं बॉर्डर के पार, इसराइल भी ये कहता है और हिंदुस्तान भी ये कहता है। और तीसरा वो कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, कि ऐसी रियासतों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो कहीं पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स पर आपको डिस्कशन वहाँ पे नजर आई कि नहीं? नहीं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स इस दफा डिस्कशन नजर आई। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 27 साल पहले एक एटमी ताकत मियां नवाज शरीफ के हाथों डिक्लेयर हो गए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर कदीर, वो सब लोग जिन्होंने इसमें मेहनत की। इशू ये है जी कि जैसे मैंने अमेरिका का नाम इसलिए लिया कि इसराइल को अमेरिका की वजह से उसकी एक प्ले बुक है। वो गाज़ा के ऊपर बमबारी करता है, वो फ़लस्तीनियों के घर पिछले 30 साल से उड़ा रहा है। अब वो जो प्ले बुक इसराइल की अमेरिकन अप्रूव्ड प्ले बुक है, वो उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट और कश्मीर में इस्तेमाल करना चाह रहा है। उसका ये ख्याल है कि वो चूंकि प्ले बुक कामयाब है और उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, तो मैं भी ये प्ले बुक इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर करूं, और पाकिस्तान के लिए चैलेंज यही कि हमने इसको रोकना है। और दिलचस्प नुक्ते पे हम ये प्रोग्राम का हिस्सा क्लोज करें। अगला हमारा प्रोग्राम का हिस्सा न्यूक्लियर जंग के इम्कानात के हवाले से है। वो ये कि एक नुक्ता नज़र ये भी है कि ट्रंप ने इंटरवीन करके इसराइल को मज़ीद ठुकाई से रोक दिया, जो उसका अपना बयान है कि बड़ी ठुकाई हो रही थी। और ट्रंप ने इधर सीज़ फायर का इसरार करके हमें भी हिंदुस्तान के मज़ीद ठुकाई से रोक दिया। अगर दोनों की ठुकाई और अच्छी हुई होती तो शायद ये काम ना सोच रहे होते दोबारा करने का। जी नहीं, देखिए, ये बड़ी रियासतें हैं, ये इनकी प्लानिंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ने, देखिए, आफ्टर वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जैसा भी था, वो उसके अंदर भी बहुत कबाहतें थी, वो अब पाश हो चुका है। लिहाजा हर मुल्क को अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतजाम करना है, और इसीलिए आप आने वाले सालों में देखेंगे कि पूरी दुनिया एटमी हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाएगी, और जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनकी मांग भी बहुत बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर वेपन्स ख़तरनाक वेपन्स हैं और इनका तज़किरा बहुत एहतियात से होना चाहिए। लेकिन आजकल जिस किस्म की डिस्कशन है, इस तरह तो आप पॉपकॉर्न्स के बारे में बात नहीं करते हैं जिस तरह आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बयान दिया कि साउथ एशिया के अंदर ये ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं। तो हम हिना रबानी खर साहिबा से बात करेंगे, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरपर्सन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर ख़ारजा, कि उनकी असेसमेंट्स में ये इम्कानात क्यों बढ़ गए हैं, दुनिया में कहाँ पर इस किस्म की जंग को टॉलरेट करने का इम्कान मौजूद है। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, हिना रबानी खर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। हिना साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतना एक तवील दौरा किया, ज़ाहिर है आपके टेक अवेज़ भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया के अंदर जो जंग के ख़तरात हैं, जिसके ऊपर आपके चेयरपर्सन ने भी बात की, वो ख़तरात बड़े हैं या दुनिया की असेसमेंट में वो ख़तरात फ्रोज़न हैं या कम हुए हैं? जी देखिए, ये आपने एक अच्छा सवाल किया है। अगर आप पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो जंग के ख़तरात पूरी दुनिया में फैल रहे हैं,
और बहुत तेजी से फैल रहे हैं, और उसका हम अब तज्जिया नहीं कर रहे, हम उसको इन रियल लाइफ, ऑन रियल टाइम, लाइव स्क्रीन, मिसाइल्स ओवर दोहा, दुबई, यू नो, इनसाइड ईरान टेरिटरी, और जो मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इनविंसिबिलिटी थी आयरन डोम की, ऑल ऑफ दीज लेजेंडरी इनविंसिबिलिटी। सो ये हमें एक लेसन जो नेचर दिखा रही है, वो ये है कि यू कैन नॉट सिक्योर योर सेल्फ अंटिल यू सिक्योर एवरीवन। लेकिन हर कोई इसको चैलेंज कर रहा है इन सम वेज, राइट? और हमें जो इस चीज़ का खतरा है, और साउथ एशिया को जिस चीज़ का खतरा है, वो ये है कि एक हमारे नेबर ने एक ठान लिया है इन सम वेज ऑफ अ हेजेमोनिक रोल विद इन द रीजन। और वो नेबर वो हेजेमोनिक रोल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के तहत नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी रोग स्टेटस से लेना चाहता है। तो वो कह रहा है कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल को भी नहीं मानता, और मैं यूएन चार्टर को भी नहीं मानता, और मैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स को भी नहीं मानता, मैं ट्रीटीज को भी नहीं मानता। मैं सिर्फ मानता हूँ वट एवर इज माई पोलिटिकल कंपल्शन, आज बिहार का इलेक्शन, कल कोई और इलेक्शन। और एक जनरल, आई थिंक मेरी इस वक्त तक 10 साल ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा के बाद, ये असेसमेंट है कि ये उनका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑलमोस्ट बन गया है कि वो पाकिस्तान को से डायलॉग, नॉर्मलसी या रेजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट्स और एनी इश्यूज नहीं सीख करना चाहते, बट वो इसको वेपनाइज करना चाहते हैं। बेशक वो टेररिज्म को हो, बेशक वो वाटर को हो, बेशक वो सिक्योरिटी को हो, बेशक वो पीस को हो। सो इट सीम्स लाइक yes, we are at a terribly bad place. अच्छा, मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था जो आपने जिसमें आपने कोट किया हिंदुस्तान की तरफ से जो बयान जारी किया गया था कि डायलॉग ईरान और इसराइल के हवाले से कि डायलॉग इज़ द वे फॉरवर्ड। तो आपने बगैर कुछ कहे हुए बहुत कुछ कह दिया और आपने उन्हीं को कोट करके कहा कि इट्स गुड टू नो कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है ये सब के लिए नहीं है, ये आपके ख्याल में पाकिस्तान स्पेसिफिक है? एब्सोल्युटली, मैं ये दुनिया में भी कहते रहे हैं हम, और वो हिंदुस्तान ने दिखा भी दिया कि हक डिप्लोमेसी फॉर द वर्ल्ड एंड रोग बिहेवियर फॉर द रीजन, ये इंडिया का, इन सम वेज इट्स लिटरली व्हाट्स कम आउट ऑफ देयर एक्शंस। और देखें, लेकिन तलत, प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द चेंज इन इंडियाज पोजिशंस। इंडिया जनरली एक साउथ, जिसको हम सदर्न ब्लॉक कहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो इश्यूज हैं, उनका एक एक मेजर उनको होल्ड करता रहा है इन द मल्टीलैटरल फोरा। और फिर आपने देखा कि इंडिया ने एससीओ, जो कि कंसेंसस बॉडी है, उसमें आप हर कोई कंसेंसस के साथ कोई स्टेटमेंट अग्री करता है, उसने जब स्टेटमेंट दी अगेंस्ट इजराइल स्ट्राइक्स इन ईरान और कहा कि ये उनकी ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी है, तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने प्रेस रिलीज इशू की और कही कि हम इस स्टेटमेंट से अपने आप को अलहदा रखते हैं, क्योंकि इंडिया की इस वक्त स्ट्रेटेजिक जरूरत है कि वो इसराइल इंडिया नेक्सस अलाउज इट टू बी अ बेटर रोग, टू बी एबल टू बी मोर हेजेमोनिक। और वो जो इसराइल की प्लेबुक उन्होंने कश्मीर में इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जो इसराइल की रीजनल प्लेबुक है वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसमें उसने दुनिया को अपना वो जो एक इल्यूजन ऑफ देयर पावर थी, या मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ देयर कन्वेंशनल सुप्रीमेसी थी, वो उन्होंने खुद ही वो बबल बर्स्ट कर दिया। और फिर दुनिया को ये भी दिखा दिया कि उनकी सोसाइटी की भी इम्प्लोजन हो गई है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, मिस स्टेटमेंट्स भी होती हैं। सो इन मेनी वेज आई थिंक वो जो कहते हैं ना, ट्रू फेस ऑफ इंडिया, विच द वर्ल्ड विल स्टिल वांट टू इग्नोर, बिकॉज उनकी कंपल्शंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं, ऑफ इंडिया बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन अ ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो रहेंगी कंपल्शंस। लेकिन I think in many ways, India has revealed its true intentions and the place it wants in the world. ये जो आपने भी बयान किया ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बहुत अरसे तक हम ईरान के हवाले से भी ये पाकिस्तान में बात करते रहे थे कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उनका जो रवैया है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो उसमें बतदरीज झुकाव हमने देखा हिंदुस्तान की तरफ। हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी पोर्ट को डेवलप करना हो, उन्हें ट्रेड को डेवलप करना हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो पाकिस्तान पर लागू की गई उसके अंदर पोजीशन लेने का मामला हो, और दूसरे मामला हो, वो हिंदुस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन अब आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया, और वो इसराइल है। एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट। और मुझे ये भी लगता है, और मुझे ये कहते हैं ना, देयर सर्टेन लेसन्स दैट यू लर्न, और कई चीजें आप डिप्लोमेसी में करते रहते हैं, और आप कहते हैं इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 2010 में मुझे याद है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने एक बहुत बड़ा
नॉर्मलाइजेशन विद ईरान और उसको यकीनन उसके अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करने का रिलेशनशिप, और उनके साथ हमने मल्टीपल डायलॉग प्रोसेसेस शुरू किए एट एवरी लेवल। और उसका हमें अभी तक बहुत सारे लोग कहते थे इससे क्या फायदा हुआ, और इस जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसमें उसका फायदा नजर आया जब उनके आपने डिप्लोमेसी देखी टू ट्राई एंड नॉर्मलाइज सिचुएशन। आपने देखा कि उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भी गए, पाकिस्तान भी गए, उन्होंने एक अच्छा रोल, मुस्बत रोल अदा किया। और फिर आपने अब देखा कि जब ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हुए और पाकिस्तान ने एज ए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर इसके ऊपर डिबेट कराई और इसको एज ए थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर डिस्कशन हुई, तो आई थिंक अब वो कहते हैं ना, कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। सो ईरान के सामने भी क्लियर हो गया। और ये जो रीअलाइनमेंट्स हमारे खिते में हो रही हैं और पूरी दुनिया में हो रही हैं, ये सब कुछ उसकी एक इन सम वेज वी आर ऑन अ फास्ट फॉरवर्ड। पहले ये चीजें बड़ी देर देर में होती थी, अब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और हर किसी को देयरफॉर एवरीबॉडी हैज टू रीअसेस कॉन्स्टेंटली। और इस वक्त में आई थिंक पाकिस्तान के रवैये से, पाकिस्तान की एबिलिटी से, पाकिस्तान की रिस्ट्रेंट से, पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी से, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड पाकिस्तान की अपने लिए डिप्लोमेटिक रूम हर जगह बढ़ाने के मनूवर से आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड वो सब कुछ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि एक यूनिटी मुल्क में नजर आ रही है। आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, ही इज नॉट द फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ। और पूरी दुनिया में जाके जब पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की भी नहीं, बट पाकिस्तान की जो रियलिटी जिस तरीके से शेयर की गई उसका एक बहुत डीप असर था। इट वाज डन इन अ लैंग्वेज व्हिच वाज understood, which was their language. It was not done in an aggressive sort of Indian, take from the Indian, emulating their model in many ways. So I'm very proud, and I can say ये हमें बहुत ज़्यादा कहने को नहीं मिलता, but I think we all have, we have much to be proud of, and I hope we can sustain it. थैंक यू सो वेरी मच। आपने बड़ी अहम बात की कि हिंदुस्तान ने अपना एलाई चुन लिया है। जो बातें ढकी छुपी होती थी अब सामने आ गई हैं और उसके मुताबिक हमने अपनी पॉलिसी को फार्मूलेट करना है, और हमारे पास मौके पहले की निस्बत बहुत अच्छे हैं और कौमी इत्तेहाद भी निस्बतन बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम हमारा जारी है। इर्द गिर्द के हालात और ख़तरात जैसे भी हों, पाकिस्तान के अंदर धंधे का मंदा ख़त्म हो गया है। मार्केट को अगर आप देखें तो वो तकरीबन आसमान से बातें कर रही है, कंसिडरिंग कि जंग के दौरान वो कहाँ पर थी। जो ख़रीदने वाले हैं, जो बायर है, कंज्यूमर है, उसका जो एतमाद है उसका इजहार एक नए सर्वे के ज़रिए होता है जो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तो इन दोनों मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दिया आरिफ हबीब साहब को। पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप। आपका बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम शहजाद जो मुशीर हैं बराए वज़ीर ख़ज़ाना, वो भी हम इंजॉय करेंगे और वो कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। खुर्रम साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ साहब, आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर एक ख़तरा था, जब ये जंग हो रही थी तो मार्केट नीचे रही, लेकिन जिस तेज़ी से वो बाउंस बैक की है वो सिर्फ जंग का ख़तरा ख़त्म होने से हुई है या और भी मुहरकात हैं? आई थिंक सबसे बड़ी वजह जो थी ना, जब ये जंग की बात हुई और ऑयल प्राइसेस जब बढ़ी, तो पाकिस्तान के लिए ऑयल प्राइस का बढ़ना जो है वो ख़तरा था। आपको याद होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसी दिन, उसके एक दो दिन पहले ही ये इंसिडेंट हुआ था। तो अगर ये शायद ये जंग ना होती और ऑयल प्राइसेस बड़े ना होते तो मुमकिन है कि उसमें कुछ और कट आता आपके पॉलिसी रेट में। लेकिन उसकी वजह से और उसके डर से कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो फिर इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ जाएगा, फिर करंट अकाउंट पे भी जो है पाकिस्तान के जो है वो प्रेशर पड़ सकता है। तो आई थिंक लोग जितनी खबरें जो है वो ये वॉर के ऊपर करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो ऑयल प्राइस को फॉलो करते थे। तो ऑयल प्राइस जो है वो इंडिकेटर था। तो ऐसे तो लोगों को जो है वो अंदाज़ा था कि ये जंग जो है वो लंबी नहीं चलेगी, जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेन फियर था कि कहीं ऑयल प्राइसेस जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से जो है वो हाई साइड पे न चले जाए। बट उसमें जब आपने देखा कि बहुत ही जो है वो स्टीप रिलीफ आया और उसकी वजह से फिर मार्केट के अंदर जो है वो एतमाद बहाल हो गया। तो ये अभी जो इनिशियल स्पर्ट आया है जिसकी वजह से कल मेरे ख्याल में मार्केट को रोकना भी पड़ा कि इतनी तेज़ ना चल, थोड़ी देर रुक जा,
ये अब आपको जिसको कहते हैं टेपर ऑफ होता हुआ नजर आएगा, आपको स्टेबल होता हुआ नजर आएगा और मार्केट अपने डायनामिक्स पे चलती रहेगी, या ये जो चढ़ाव है ये जारी रहेगा? आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि स्टेबल रहेगा, चढ़ाव जो है वो जारी रखता हुआ लगता है, क्योंकि हमारा बजट भी जो है गुजर गया, और बजट जो है वो IMF प्रोग्राम में रहते हुए गुजर जाना, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो और जनरली फिर कंपनीज आर आल्सो डूइंग बेटर, तो उनके रिजल्ट्स वगैरह भी जो अभी जून में आएंगे, तो जनरल जो है जो मेजॉरिटी सेक्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो ऐसा फील होता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट और कमी के चांसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस की और नीचे जाने की, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की नीचे जाने की जो है बात। ये फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी अपना जो बजट दिया है वो ग्रोथ ओरिएंटेड भी है, एंड उसके अंदर जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन का आंसर काफ़ी है। तो वो आई थिंक गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को जो है वो आई थिंक बहुत इजी रखेगा। तो वो इजी रखेगा तो गवर्नमेंट की भी जो है वो डिमांड फ्रॉम द मनी मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जो पिछले सालों में रही है। तो ये सारे जो फैक्टर मिला के फिर ये एक एसेट क्लास ऐसा रह जाता है। दो उन्होंने रियल एस्टेट में भी इस बजट में इंसेंटिव्स दिए हैं, वहाँ भी मुझे लगता है कि एक्टिविटी बढ़ेगी, बट ये सिक्योरिटीज मार्केट मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू परफॉर्म रीजनेबली। आपका बहुत शुक्रिया। नोइंग कि आपके ग्रुप का और आपका बिजनेस वेट क्या है, जो आपने इतना मुस्बत तज्जिया दिया, मुझे लगता है इसकी बुनियाद पर ही मार्केट ने कल 2 पॉइंट ऊपर चले जाना है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेट मी गो टू खुरम शहजाद नाउ। खुरम, जरा ये बताइएगा ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है ये क्या है और इसकी अहमियत क्या है? गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया कल साहब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें ये बाहर की जो बड़ी फर्म्स हैं, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एक फर्म है, गैलप एक आपको पता है बड़ा नाम है, इनके इश्तराक से जो है वो सर्वेज होते हैं, कंज्यूमर सर्वे होता है, बिजनेस सर्वे होता है। इस मरतबा जो लेटेस्ट सर्वे आया है, ये इसमें जो बड़ा की पॉइंट है वो ये कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, यानी कि जो कंज्यूमर है इन जनरल जो पैसे खर्च करता है, जो कमाता है, जो प्रोडक्ट लेता है, जिसकी जॉब होती है, जिसे इन सारे हालात का पता होता है, ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है और क्लोजर टू ग्राउंड होता है, उसका सर्वे किया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है, तो उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं। और ये अभी से नहीं है, पिछले 3-4 सर्वेज आप देखें, एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है अपवर्ड। और ये जो इस मरतबा नंबर्स आए हैं ये 2022 के हाई हैं, यानी कि 2022 के बाद ये हाई हुए हैं, और ये नहीं कि 3-4 साल का जो है वो हाई पे है, जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 3 बड़ी टेकअवेज हैं जो कि उससे इम्प्रूव हो रहा है। एक तो ये कि जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब ये हैं कि आगे इन्फ्लेशन जो वरीज होती हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़नी है वो थम रही है, कम हो रही है। सेकेंडली जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो है रोजगार के मौके ये इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। तीसरा ये कि ओवरऑल आउटलुक जो है इकोनॉमी का कि अगले 6 महीने में या साल में, एटलीस्ट 6 महीने का ये देते हैं कि 6 महीने का क्या होगा, वो पॉजिटिव है। और 50%, 51% से ज्यादा लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी स्टेबिलिटी होगी और बेहतरी होगी। तो ये सर्वे का जो है ये बॉटम लाइन है। इसके अलावा ये बिजनेस सर्वे पे आते हैं, 4-5 बड़े सर्वेज आए हैं, जिसमें प्राइस वाटरहाउस कूपर का सर्वे आया है सीईओज का, उसके अलावा जो है गैलप का एक और सर्वे था बिजनेस का, उसकी बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स थी। उसके अलावा जो है इप्सॉस का सर्वे था, उसकी कंज्यूमर की बड़ी अच्छी फाइंडिंग्स थी। और वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इन सब की अपनी आपको पता है अच्छी फाइंडिंग्स थी, और रेटिंग एजेंसीज की अच्छी जो है वो कंज्यूमर का खुरम अहमियत उसकी ये है ना कि उसके अंदर आम लोग इन्वॉल्व हैं, जो मनी सर्कुलेशन करने वाले हैं, जो ख़रीदार हैं, जिन्होंने इकॉनमी का पहिया ख़रीदारी से और पैसा खर्च करके घुमाना है एक ख़ास हद के अंदर रहते हुए, और वो अवाम है तो उनका एतमाद ज़्यादा अहम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये तसव्वुराती इंडेक्स है, ये लोगों का परसेप्शन है, या ये हकीकी इंडेक्स है? उन्होंने जो जी गो अहेड।
जी, ये इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, एक्चुअल सर्वे होता है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड लोगों के साथ बात की जाती है। ये तस्वुराती तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो ये स्पेशलिटीज हैं कि ये जाके सॉरी, मैं समझा नहीं सका। सैंपल तस्वुराती से मुराद ये नहीं, तस्वुराती से मुराद ये नहीं कि आपने अज खुद घड़ लिया, वो नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब आप कंज्यूमर से पूछते हैं तो उनका तजर्बा जो हकीकत में मार्केट फोर्सेस के साथ है उस पर मबनी होता है, या उनसे ये पूछा जाता है कि आपका ख्याल क्या है? नहीं, देखिए दोनों तरीकों से अगर आपसे पूछूं कि आपकी एक सर्टेन लेवल की इनकम है, सर्टेन लेवल का एक लिविंग स्टैंडर्ड है, सर्टेन लेवल का एक जो है वो आप सोशल सर्कल है, सब कुछ है। मैं आपसे पूछूं कि जी आप बताएं आपको इकोनॉमी क्या लगती है, या आप खर्चे कैसे चल रहे हैं। मैं इसी तरह से बिल्कुल जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आप पूछते हैं जाके, और आप उनसे पूछते हैं कि जी आप बताएं अब जो है आपको हालात क्या नजर आ रहे हैं, तो डिटेल्स बताते हैं कि हमारी अगर जो है वो खर्चे कम हो रहे हैं, या हमारी कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बेहतरी आई है, या हम ओवरऑल आगे क्या देखते हैं कि इर्द गिर्द अपनी पूरी मार्केट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को। तो एक्चुअली ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो शो करता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका एक सैंपल साइज होता है, और सैंपल साइज, लेकिन ये इंटरनेशनल बड़ी ब्रांड्स हैं और इनके बड़े थॉरो, बड़े रिगरस जो है वो अच्छे सर्वेज होते हैं। और उसमें देखिए दोनों आते हैं, पहले भी ये करते थे सर्वे, उसमें ये आता था कि जी कंज्यूमर जो नहीं है, महंगाई की शरह फुल थी। 2023 की आप देखें पाकिस्तान की हाईएस्ट इन्फ्लेशन की शरह थी, और फूड की महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब चीजें अगर बेहतर हुई तो नेचुरली उसका एक रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट सर्विस बताते हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन बताती है। ये खुद बोलना अच्छी बात तो नहीं होती है, खुद बोस्ट करना अच्छी बात नहीं, जब थर्ड पार्टी का है तो फिर आते। और ऐड करूंगा ना सिर्फ ये कि ये ग्लोबल ब्रांड्स बड़ी जो पाकिस्तान में सर्विस कर रही हैं, बता रही हैं आपको इन वैलिडेशन हो रही है, बल्कि रेटिंग एजेंसी जो ग्लोबल, आप उनकी जाके रिपोर्ट्स पढ़ें, और आप वर्ल्ड बैंक और एडीबी इन सब की रिपोर्ट्स पढ़ें, और इवन आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ें, तो एटलीस्ट आप उस ट्रैक पे जहां पे सस्टेनेबिलिटी आ सकती है और रिफॉर्म्स अगर साथ चलते रहें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ट्रैक और ग्रोथ इवेंचुअली सस्टेनेबल होगी, हाई सस्टेनेबल ग्रोथ जिसकी तरफ हमने जाना है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। खुरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन। कैंप का आगाज़ लड़ाई, मार कुटाई और ठुकाई से शुरू किया था, और इख्तिताम में हम आपको बता रहे हैं कि जंग बंदी के बाद पाकिस्तान की मार्केट्स का क्या हाल है, और अमूमी तौर पर लोगों का जो एतमाद है वो वापस आ रहा है। और सर्वेज, उसको खुरम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, यानी आप ख़ुद जो समझ रहे हैं वो ना माने, जो कोई दूसरा कह रहा है उनको ना माने, लेकिन जो तीसरी पार्टी है जो सर्वे पर बुनियाद करके आपको बता रही है कि हालात निस्बतन बेहतर हैं, उस पर आपको यकीन करना चाहिए। अगले सर्वेज़ में हम देखेंगे कि ये जो मौजूदा हालात हैं इनका असर लोगों के परसेप्शन पर क्या पड़ता है। फ़िलहाल तो मामला ठीक ही चल रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।